स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस शुरू करेंगे। खास करके एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वॉइस और नरेशन इन दो टॉपिक्स में कुल मिलाकर लगभग 25% क्वेश्चंस केवल चॉइस में दिया जाता है, जिसे एक्टिव दे दिया जाएगा, पैसिव चुनने के लिए दिया जाता है, उस तरह से पैसिव दिया जाएगा, एक्टिव चुनने के लिए दिया जाता है। इस तरह से डायरेक्ट नरेशन का वाक्य दिया रहेगा, इनडायरेक्ट नरेशन चुनना होता है, और इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य दिया रहेगा, डायरेक्ट नरेशन चुनना होता है। तो ये तो हो गया कि कुछ चॉइसेस के क्वेश्चंस। इनके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स में भी मिलते हैं, कुछ आपको इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में भी मिलते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, क्लूज टेस्ट आदि में भी आपको मिलते हैं, और खास करके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी डू एज डायरेक्टेड करके कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें एक कोई वाक्य आपको एक्टिव कर दे दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा चेंज इनटू पैसिव। उसी तरह से पैसिव कर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा चेंज इनटू एक्टिव। तो कुल मिलाकर ये तो हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स बनाने की बात, लेकिन वाक्यों को समझने के लिए भी वॉइस का कॉन्सेप्ट, नरेशन का कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन अक्सर आप लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण प्रॉब्लम्स आप लोगों का नहीं बनता है। तो वॉइस में हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत व्यापक चर्चा करेंगे। हम लगभग रेंज इतना कवर कर देंगे कि एसएससी या जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें वॉइस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको दिया जाता है तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि डू एज डायरेक्टर का क्वेश्चन आता है, वहां भी आप काम कर लेते हैं। तो ये सब हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट, थ्योरी बढ़िया से समझा देते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि जनरली रटना कुछ नहीं है, रटने के लिए कुछ मैं नहीं देता हूं आप लोगों को। केवल और केवल आपको तथ्य बढ़िया से समझ लेना है, और एक बार जब दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तो फिर आप उसकी मदद से काम करते हैं। नियम रटने से आपका प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। हजारों प्रॉब्लम्स आप बनाना चाहेंगे, यदि वाक्य का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप बना सकते हैं। और नियम भी हजारों हैं, उन सबों को रटना, याद रखना संभव नहीं है। हमको एक्चुअली नियमों को समझना है। तो हम वॉइस की चर्चा शुरू करेंगे, और वॉइस समाप्त होने के बाद जो पूरा हम डिस्कशन समाप्त कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वॉइस पर आधारित खास करके सीजीएल जो सबसे बढ़िया एग्जाम आपका एसएससी का है, उसके लगभग 100 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट लेकर क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि आप लोग इंटरेस्टेड हों। अन्यथा एक आध क्वेश्चन का एक्सरसाइज हम देंगे और उनमें आप लोगों का रिस्पॉन्स देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करके बताएंगे। अन्यथा फिर जैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का होगा उसके हिसाब से हम आगे सोचेंगे। तो सबसे पहले हम वॉइस, ये चार हम समझने की कोशिश करेंगे कि वॉइस क्या है। और वॉइस यदि आप समझना चाहते हैं तो कुछ चीजें जो हमने कहा कि बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा, तब जाकर वॉइस आपका क्लियर होगा। ध्यान रखना है कि वॉइस ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वॉइस को हिंदी में कहा जाता है वॉच। और वॉइस क्या है, यह भी एक वर्ब फॉर्म है, वर्ब का स्वरूप है। और इस वर्ब फॉर्म से तात्पर्य हमारा क्या होता है, तो वॉइस को थोड़ा हम डिफाइन करके देख लें कि वॉइस क्या है और ये किस चीज की चर्चा करना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि वॉइस का सीधा डिफिनेशन है कि अ वॉइस इज अ वर्ब फॉर्म। वॉइस जो है वो एक वर्ब फॉर्म है which tells us whether the subject does something or something is done to the subject। अब इसको समझिए डेफिनेशन क्या कर रहा है। टू द सब्जेक्ट, तो डेफिनेशन कहता है कि वॉइस जो है यह एक वर्ब फॉर्म है, वर्ब का रूप है, which जो टेल्स अस हमें बताता है whether the subject does something,
वेदर का अर्थ है यहां कि सब्जेक्ट कुछ करता है या समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है। पहले का तात्पर्य हुआ कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है। इस बात की जानकारी हमको वर्ब फॉर्म से मिलती है और इसी वर्ब फॉर्म को हम लोग वॉइस कर रहे हैं। तो अब उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है, इसका मतलब क्या हुआ और ये कैसे हमको पता लगेगा कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है। तो देखिएगा कि सबसे पहले एक आध एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे हम कहें कि ही एट अ मैंगो, यहां हम ध्यान दें तो इससे हमको ये पता लगता है कि ही ने यह काम किया और इसका प्रभाव किस पर पड़ा, मैंगो पर पड़ा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दें तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, डूअर है, अर्थात हमको इस वर्ब फॉर्म से पता चलता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है। यहां सब्जेक्ट पर कुछ होता नहीं है, सब्जेक्ट कुछ करता है और वो क्या करता है, खाने का काम करता है और खाने का प्रभाव किस पर पड़ता है, मैंगो पर पड़ता है। तो इस तरह से यह पास्ट टेंस का वाक्य यदि ध्यान दें तो इसका अर्थ क्या निकला कि उसने एक आम खाया, अर्थात खाने का काम पास्ट में हो गया। ध्यान देना है यदि हम एक स्वतंत्र सेंटेंस ले रहे हैं, इसका पैसिव हम नहीं बना रहे, स्वतंत्र सेंटेंस हम ले रहे हैं जिसमें बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट पर भी काम हो सकता है। जैसे कहें कि आ लेटर वाज रिटन बाय सीता। अब इस वाक्य को हम समझने की कोशिश करें तो ए लेटर वाज रिटन, अब यहां राइट क्रिया का प्रयोग है, इसका बी प्लस बी3 वाज रिटन बनाकर प्रयोग किया गया है। अब हम समझने की कोशिश करें तो लेटर राइट करने का काम नहीं कर सकता है, लेटर पर राइट करने का काम हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि यहां हम नोटिस करें तो ये हम ही हमारा सब्जेक्ट ही कहलाएगा, लेकिन यहां वाज रिटन का प्रयोग है और यहां बाय सीता का प्रयोग है, जिससे पता लगता है कि एक पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, अर्थात एक पत्र पर लिखने का काम हुआ और वह काम किसके द्वारा हुआ, सीता के द्वारा। तो ध्यान देना है कि यहां हमने लिया कि ए लेटर वाज रिटन बाय सीता, इसमें सब्जेक्ट ध्यान दें तो डूअर नहीं है, सब्जेक्ट कुछ करता नहीं है, सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है, अर्थात हम नोटिस करें तो यहां सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर है। अब चलिए फिर उस सेंटेंस को हम ले रहे हैं वापस कि हमने दिया कि ही एट अ मैंगो। अब इस वाक्य में हम नोटिस करें तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, अर्थात यह इस काम को करता है, जबकि यहां हम क्या देख रहे हैं, ये लेटर क्या है, ये रिसीवर है, ये कुछ करता नहीं है बल्कि इसी पर यह काम होता है। तो इस वर्ब से हमको पता चलता है कि सब्जेक्ट डूअर है, इस वर्ब से हमको पता चलता है कि सब्जेक्ट रिसीवर है। और यहां नोटिस करें तो ये वर्ब फॉर्म क्या है, वॉच, अर्थात ये बी क्रिया है, इज आर एम वाज वेयर बी बिन बीइंग, ये सब के सब बी क्रिया के विभिन्न फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और इसके साथ नोटिस करें तो यहां रिटन भी 3 दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी बी प्लस बी3 का प्रयोग आप करते हैं तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट हमारा रिसीवर होता है। और नोटिस करें तो जब सब्जेक्ट डूअर है तो एक्शन हमारा, हम ध्यान दें तो क्या चल रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहा है। और जब सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है तो एक्शन जो हमारा है वो हम ध्यान दें तो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब ध्यान देना है कि यहां he ate a mango और a letter was written by सीता, इन 2 वाक्यों को हमने लिया। फर्स्ट वाक्य में सब्जेक्ट डूअर है, सेकंड वाक्य में सब्जेक्ट रिसीवर है। तो जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट डूअर होता है तो ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग कहते हैं कि यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है और इसको हम लोग कहते हैं कि यह पैसिव वॉइस का वाक्य है। हम इसको हिंदी के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य और इसको हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य, अर्थात एक्टिव वॉइस कर्ता की प्रधानता वाला वाच्य है, जबकि पैसिव वॉइस कर्म की प्रधानता वाला वाच्य है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता इसमें होती है। और एक चीज और नोटिस करना है कि यह भी सब्जेक्ट है, यह भी सब्जेक्ट ही है, लेकिन
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का डिफिनीशन बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? कर्ता को, अर्थात काम करने वाला कर्ता होता है। जबकि पैसिव वॉइस में काम करने वाला कर्ता नहीं है, जिस पर काम किया गया वो कर्ता होता है। तो पैसिव वॉइस एक अकेला सिचुएशन है जिसमें डूअर सब्जेक्ट नहीं होता है, रिसीवर सब्जेक्ट होता है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। अब ध्यान देना है कि इसमें एग्जामिनेशंस में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसको पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजें वॉइस के संदर्भ में और समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना है कि हमने कहा कि B प्लस V3, ध्यान रखिएगा, ये हमको हमेशा बनाता है पैसिव वॉइस, अर्थात इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा हमेशा होता है रिसीवर। ये पहले आप समझिए, रिसीवर हम बहुत सारी चीजों को समझा देंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा रिसीवर होता है, अर्थात एक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और B प्लस V3 को छोड़कर ऑल वर्ब फॉर्म्स, है ना, जैसे हम कहें कि एक्सेप्ट B प्लस V3, ऑल वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं वो ध्यान रखना है, वो सब के सब एक्टिव वॉइस बनाते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, बशर्ते कि हमने कहा कि B प्लस V3 नहीं हो, है ना। अर्थात यहां हमने कहा कि ऑल वर्ब फॉर्म्स एक्सेप्ट B प्लस V3। तो जब भी आपको यह सिचुएशन दिखाई पड़ता है कि इसमें B प्लस V3 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट हमारा डूअर है और एक्शन हमेशा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब एग्जामिनेशंस में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम्स के रूप में क्या देता है कि जैसे बी क्रिया की खासियत है कि ये दो तरह का वर्ब फॉर्म्स अपने साथ लेकर चल सकती है। बाकी जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं वो सब के सब अपने साथ कोई एक ही फॉर्म लेकर चल सकती हैं, लेकिन बी की खासियत है कि ये दो फॉर्म्स लेकर चल सकती हैं। और इनमें प्रॉब्लम्स उत्पन्न कहां से होता है? तो ध्यान रखना है कि बी क्रिया की पहली खासियत है कि यह बिफोर लेती है, और जब बी क्रिया बिफोर लेती है तो इसमें हम यहां भी एक अपवाद आपको बता दें, एक्सेप्ट बी इन, इसमें बी इन नहीं आ सकता है, अर्थात बी प्लस बिफोर पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट बी इन, बी प्लस बिफोर हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है। ये आप नोटिस करें तो 6 प्रकार के टेंसेस हैं जिनमें हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। 3 जिनमें सीधा कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल होता है और 3 में परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि हम लोग एक तरफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं तो दूसरी तरफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। उस तरह से एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। उस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। अर्थात बी प्लस बिफोर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है और ये 6 प्रकार का टेंसेज आपको बना सकता है। तो बी प्लस बिफोर ध्यान रखना है, ये हमेशा इस्तेमाल होता है कब? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हमने कहा कि सब्जेक्ट डूअर है तो फिर बी प्लस बी3 नहीं हो सकता है। बी प्लस बी3 को छोड़कर कोई भी वर्ब फॉर्म है तो वहां हमको सब्जेक्ट डूअर मिलेगा। क्लियर? अब जैसे हम कहते हैं कि ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, वह एक आम खा रहा था, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। इसी तरह से मान लीजिए कि हम प्रयोग कर देते इज ईटिंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, विल बी ईटिंग तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता, और इसी में यदि हम कहते कि ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। क्लियर? तो हमने कहा कि 6 प्रकार के टेंसेज बनाने में हम बी प्लस बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है कि बी प्लस बी3 भी इस्तेमाल होता है। तो बी प्लस बिफोर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ध्यान रखना है कि ये हमेशा बनाएगा एक्टिव वॉइस, अर्थात इसमें सब्जेक्ट हमारा डूअर होगा। जबकि दूसरा सिचुएशन हमने कहा कि बी का क्या होता है कि यह बी3 के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो बी प्लस
V3 भी पॉसिबल है, सेकंड सिचुएशन, लेकिन B प्लस V3 हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये पैसिव वॉइस बनाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो पैसिव वॉइस का एकमात्र पहचान है कि वो B प्लस V3 लिए रहेगा। यदि B प्लस V3 किसी भी वाक्य में नहीं है, इसका मतलब आपका वाक्य एक्टिव वॉइस का है और उसमें सब्जेक्ट डूअर है। लेकिन जब B प्लस V3 का प्रयोग है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा हर हाल में रिसीवर है। अब जैसे एक सेंटेंस हमने तुरंत लिया कि अ लेटर वाज रिटन, और हम यहां नोटिस करें अ लेटर वाज रिटन बाय सीता। अब इस वाक्य में वाज रिटन का प्रयोग है और हमने कहा कि राइट वर्ड जिसका अर्थ होता है लिखना, वो लेटर लिखने का काम नहीं कर सकता है। लिखने का काम कोई ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है ना। और लिखने का काम किस पर हो रहा है, तो लेटर पर हो रहा है। तो जब हम वाज रिटन कहते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि एक्शन हमारा एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा वाक्य पैसिव वॉइस का है। लेकिन ध्यान रखिएगा खतरा क्या करता है, कुछ दोनों संभावनाएं बनती हैं, V4 और V3 दोनों की संभावनाएं बनती हैं बी क्रिया के साथ। तो आपको प्रॉब्लम करता है कि जहां B प्लस V4 होना चाहिए वहां B प्लस V3 कर देगा, जहां B प्लस V3 होना चाहिए वहां B प्लस V4 कर देगा। और ये सब प्रॉब्लम्स आपको खास करके दिए जाते हैं डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स में, इंप्रूवमेंट के वाक्यों में, या फिर फिल अप द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट आदि में। एक्टिव पैसिव दोनों वर्ब फॉर्म्स दिए रहेंगे और आपसे उम्मीद की जाएगी कि सही वर्ब फॉर्म चुनकर आप भरें, है ना। तो हर जगह इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। अब ध्यान देना है, कुछ हम झलक आपको दे रहे हैं कि कैसा कैसा प्रॉब्लम्स कॉमन एरर्स में, इंप्रूवमेंट में दिया जाता है। अब जैसे हमने यहां लिखा कि मैंगो was eaten by मोहन। A mango was eaten by मोहन। अब हम ध्यान दें तो was eating पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। जैसे इसी में सेंटेंस हम बदल के दूसरा ले लें, यदि हम कहते कि रीटा was eating a mango, रीटा एक आम खा रही थी, तो स्थिति क्या हो रही है कि यहां भी हमको was eating दिखाई पड़ रहा है, यहां भी was eating दिखाई पड़ रहा है, और ये B प्लस V4 इस्तेमाल होता है नो डाउट, और B प्लस V3 भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां आपने B प्लस V4 इस्तेमाल कर दिया, तो हम नोटिस करें तो मैंगो खाने का काम नहीं कर सकता है, मैंगो पर खाने का काम हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो B प्लस V4 आपने इस्तेमाल करके कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। यहां आपसे उम्मीद की जाएगी कि was eating के बदले सीधे होना चाहिए था was eaten, अर्थात ये वाक्य सिंपल पास्ट में पैसिव वॉइस में चला जाएगा। और इस तरह से हमको दिखाना पड़ेगा कि ईटन का असर मैंगो पर, न कि ईटिंग का काम मैंगो करेगा। उस तरह से सेकंड सेंटेंस में हम समझने की कोशिश करें तो रीटा वाज ईटिंग, रीटा खा रही थी, क्या खा रही थी, मैंगो खा रही थी। यहां स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है कि यहां जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, रिसीवर है, जबकि यहां हमारा सब्जेक्ट जो है हम ये हमारा क्या है, डूअर है। तो डूअर है इसका मतलब यहां वाज ईटिंग बहुत बिल्कुल सही है, और यहां क्या है कि वाज ईटन होना चाहिए, वाज ईटिंग यहां सही नहीं है। इस तरह से चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम ले रहे हैं जो डिफरेंट वैरायटीज दिए जा रहे हैं, कुछ झलक हम आपको दे रहे हैं, है ना, कि केवल नियम रखना और ये समझिएगा कि 10 मिनट 5 मिनट में वॉइस हम कर लेंगे, वो आपके लिए बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर लीजिए, बातों को समझिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, है ना। और जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाएगा तो फिर यदि चुनना है तो बहुत आराम से आपका एक्टिव पैसिव भी चुना जाएगा और वाक्य का अर्थ भी आपको समझ में आएगा। तो कुछ और उदाहरण हम ले, जैसे मान लीजिए दे देता है कि he will be eaten a mango। अब इस सेंटेंस को समझिए, she was eaten a mango। अब इन दोनों वाक्यों को समझिए, ये टेंस केवल बदलेगा, वर्ब फॉर्म का टेंस आपका जारी रहेगा। अब इसको क्या किया कि फ्यूचर टेंस का वाक्य बना दिया, इसको पास्ट टेंस का वाक्य बना दिया। अब हम नोटिस करें तो he will be eaten, अब यहां हमने इस्तेमाल क्या कर दिया, B प्लस V3। हमने कहा कि B प्लस V3 का प्रयोग कब होगा, जब सब्जेक्ट हमारा रिसीवर हो, लेकिन यहां हमारा सब्जेक्ट रिसीवर नहीं है ना, ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा यहां रिसीवर नहीं है,
सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ डूअर है। तो जैसे ही सब्जेक्ट डूअर है इसका मतलब है कि बी प्लस बी थ्री पॉसिबल नहीं है, सीधा ध्यान रखना है। तो यहां हमसे क्या उम्मीद कर रहा है कि बी प्लस बी थ्री या बी प्लस बी फोर दो ही संभावनाएं डी के साथ बनती हैं। तो जब बी प्लस बी थ्री गलत है इसका मतलब यहां हमसे क्या खोजेगा कि बी प्लस बी फोर इस्तेमाल कीजिए, अर्थात हमको कहना पड़ेगा कि शी विल बी ईटिंग अ मैंगो, और इस तरह से वाक्य हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। यहां दिया है कि शी वाज ईटिंग अ मैंगो। यदि अ मैंगो का प्रयोग यहां होता तो अ मैंगो वाज ईटेन ये सिंपल पास्ट का पैसिव बन जाता। लेकिन फिर हम समझने की कोशिश करें यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट डूअर है, अर्थात सब्जेक्ट हमारा रिसीवर नहीं है। और जब सब्जेक्ट रिसीवर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि बी प्लस बी फोर का प्रयोग करना पड़ेगा, और यहाँ बी प्लस बी थ्री का प्रयोग किया हुआ है। क्लियर है कि यह ईटेन हमारा गलत है, हमको बताना पड़ेगा कि ईटेन के बदले यहाँ होना चाहिए ईटिंग, और इस तरह से यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य बन गया। तो शी वाज ईटिंग अ मैंगो, न कि शी वाज ईटेन अ मैंगो, है ना। तो ये थोड़ा सा टेंशन चेंज करके भी आपको इस तरह ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आदि में भी ये प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं कि जहां एक्टिव वर्ब होना चाहिए पैसिव वर्ब दे देगा। जैसे एक आध उदाहरण हम प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह का भी लेते हैं, चूंकि इस पर को प्रॉब्लम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे दे देगा कि ही हैज बीन ईटेन अ मैंगो, और इसी तरह से दे देगा अ मैंगो हैज बीन ईटिंग बाय सीता। और हम ध्यान दें अब स्थिति क्या होगी कि यहां b प्लस बी फोर का प्रयोग है तो b प्लस बी फोर तो होता है, और यहां हम क्या देख रहे हैं कि यहां b प्लस बी थ्री है तो b प्लस बी थ्री भी होता है। लेकिन हमने कहा कि केवल b प्लस बी थ्री होता है, b प्लस बी फोर होता है, इससे प्रॉब्लम बनेगा तो नहीं बनेगा। हमको वही डिसाइड करना पड़ेगा। इस वाक्य में फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट ईट क्रिया के लिए हम ध्यान दें तो सब्जेक्ट हमारा रिसीवर फिर नहीं है ना। ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, डूअर है। तो जब सब्जेक्ट डूअर है तो क्लियर है कि बी के साथ भी थ्री यहां इस्तेमाल नहीं होगा। यहां हमको चाहिए बी प्लस बी फोर, बी प्लस बी थ्री यहां गलत है, हमको बी प्लस बी फोर चाहिए, और बी प्लस बी फोर का मतलब हो गया कि बिन एज इट इज रह जाएगा। यहां ईटन के बदले हमको कहना पड़ेगा ईटिंग, अर्थात यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बन गया। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में हम समझने की कोशिश करें। अ मैंगो हैज बीन ईटिंग बाय सीता। तो जैसे ऊपर में हैज बीन ईटिंग है, उसी तरह से मान लीजिए कि नीचे भी हैज बीन ईटिंग को दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम फिर क्या हो गया कि यहां हम समझने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं है, सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है। और हमने कहा कि जब सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है तो आपको हर हाल में इस्तेमाल करना पड़ेगा b प्लस बी थ्री, अर्थात यहाँ b प्लस बी फोर का प्रयोग हमारा गलत है। हमको चाहिए यहाँ b प्लस बी थ्री, और b प्लस बी थ्री का मतलब हो गया कि b का बिन क्रिया यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। ईटिंग को हम यहाँ कर देंगे ईटेन। तो इस तरह से ये जो वाक्य हमारा बन गया, आप नोटिस करें तो ये वाक्य हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब फॉर्म ही हमको बताता है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट डूअर है या सब्जेक्ट रिसीवर है ना। और उसी आधार पर हम लोग वाक्य को कहते हैं कि वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य है या पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो हम लोग सबसे पहले वॉइस को थोड़ा समझ लें, तो कुछ और बात हम समझाने की कोशिश करेंगे। तरीके से एक एक पॉइंट आप समझिए। केवल समझने के लिए आपको हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कुछ रखने के नहीं कह रहे किस चीज को रख लीजिए, इस चीज को रख लीजिए, नो, रखने से प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तब तक कुछ समझिए, सेंटेंस की बनावट समझिए, अर्थ आप भी आपको निकलेगा और क्लियरली समझ आएगा कि कहां बी प्लस बी फोर, कहां बी प्लस बी थ्री। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले थोड़ी चर्चा हम कर लें वॉइस के प्रकार की। तो वॉइस ध्यान रखिएगा, एक प्रकार इसका होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। लेकिन एक तीसरा भी प्रकार इसका होता है जिसको हम लोग मिड वॉइस या इसको हम लोग क्वासी पैसिव कहते हैं। अब इन तीनों टर्म्स को पहले हम समझ लें, तब वॉइस पर चर्चा पूरी तरह से हम कर पाएंगे और पूरी तरह से इसको हम समझ पाएंगे। तो एक्टिव वॉइस रखना है, ये क्या है, इसमें कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस को हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य, अर्थात
इसमें सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हमारा हमेशा डूअर होता है। एक्टिव, अभी तो कर्तरी वॉच ये टर्म के हिसाब से हम समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे हिसाब से भी आप समझिए तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। तो सक्रिय वॉच का मतलब हो गया वर्ब फॉर्म। तो ऐसा वर्ब फॉर्म जिससे हमको पता चलता है कि सब्जेक्ट सक्रिय है, एक्टिव है ना, एक्शन करने वाला है। जबकि इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग कहते हैं कर्मवाच्य, अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता होती है, काम क्या हुआ ये महत्वपूर्ण होता है, करने वाला इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता है। जबकि इसमें करने वाला महत्वपूर्ण होता है, काम क्या हुआ ये दूसरी बात है। इसको हम तीसरा टर्म समझने की कोशिश करें तो मिड वॉइस का इंप्लाइड मीनिंग है मिडिल वॉइस, इसी का यहां शॉर्ट रूप बना हुआ है मिड वॉइस, अर्थात हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मध्यवाच्य। इसको ऐसे समझिए, इसको हम लोग कहते हैं मध्यवाच्य। इस वाच्य की खासियत क्या होती है? यह न तो पूरी तरह एक्टिव होता है न पूरी तरह पैसिव होता है, यह आधा एक्टिव आधा पैसिव होता है, अर्थात दोनों के बीच में जाकर फंस जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है मिड वॉइस। मिड वॉइस की खासियत क्या होगी ये बता देते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसमें सब्जेक्ट रहेगा, आपको वर्ब यहां एक्टिव दिखाई पड़ेगा, वर्ब एक्टिव दिखाई पड़ेगा। तो ऊपरी तौर पर यह हमको लगता है कि सब्जेक्ट यहां हमारा डूअर है, लेकिन एक्चुअली यह सब्जेक्ट डूअर होता नहीं है, जो कि आमतौर पर होना चाहिए उसको, क्योंकि बी प्लस बी3 नहीं है तो सब्जेक्ट को डूअर होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, यहां होता क्या है कि सब्जेक्ट एक्चुअली यहां क्या हो जाता है? रिसीवर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ब हमारा एक्टिव है और सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं है, रिसीवर है। तो ये तो आधा काम हो गया कि आधा काम हुआ कि वर्ब हमने एक्टिव इस्तेमाल किया, लेकिन आधा काम क्या हो जाकर फंस गया कि सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं हुआ, रिसीवर हो गया। तो जब स्थिति हो कि वर्ब हमारा एक्टिव है लेकिन सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है, तो इस तरह के वाक्य को हम लोग मिड वॉइस या क्वासी पैसिव का वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है, सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव को थोड़ा समझ लें, तब फिर मिड वॉइस की तरफ हम चलेंगे। एक एक उदाहरण हम ले रहे हैं तीनों का सबसे पहले। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव ये दो टर्म्स यदि भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, जैसे हमने कहा यदि हम कहें कि ही वाज ईटिंग अ मैंगो, तो इसमें ही की प्रधानता है, अर्थात सब्जेक्ट की प्रधानता है, सब्जेक्ट सक्रिय है, सब्जेक्ट यह काम कर रहा है और एक्शन हम ध्यान दें तो मैंगो पर पड़ रहा है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये और ये वर्ब हमारा हो गया और सब्जेक्ट हमारा जो है यहाँ डूअर है, अर्थात इस वाक्य को हम कहेंगे कि यह एक्टिव वॉइस का वाक्य है। और ध्यान देना है कि वर्ब फॉर्म के कारण ही किसी वाक्य को एक्टिव या किसी वाक्य को पैसिव कहा जाता है। सेकंड सिचुएशन में हम ले रहे हैं कि जैसे हम कहें कि a letter was written by सीता, a letter was written by सीता। अब इस वाक्य में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? B प्लस V3 दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है कि यह एक्शन लेटर पर हो रहा है, अर्थात यहां हमारा सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है, ये सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है। तो जब सब्जेक्ट रिसीवर है और हमने कहा कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, सामान्य अर्थ हम समझने की कोशिश करें तो पैसिव का अर्थ क्या होता है? निष्क्रिय। तो एक्टिव का अर्थ है सक्रिय, पैसिव का अर्थ है निष्क्रिय। तो इसमें सब्जेक्ट आपका रिसीवर होता है, अर्थात हम थोड़ा और कर दें तो सब्जेक्ट इसमें इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, ये कुछ करता नहीं, इस तरह कोई कुछ कर जाता है। ठीक है, तो इसमें इस पर काम किसने किया? सीता ने किया। ठीक है, a letter was written by सीता, इसको हम लोग कहते हैं कि यह वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है। ये पॉइंट क्लियर? अब चलिए मिड वॉइस, ये मिड वॉइस क्या है इसको पहले हम समझ लें। मिड वॉइस हमने कहा कि ये मध्य वाच्य कहलाता है, इसमें वर्ब फॉर्म हमको एक्टिव दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग पैसिव का होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मिड वॉइस का वाक्य। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल हम ले, यदि हम कहें कि शुगर टेस्ट स्वीट, अब ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, यहां V5 इस्तेमाल किया हुआ है, क्लियर है कि B प्लस V3 नहीं है। तो वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमारा एक्टिव है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक्टिव वर्ब है, लेकिन हम नोटिस करें तो सब्जेक्ट हमारा जो है ये डूअर नहीं है, क्योंकि शुगर टेस्ट करने का काम नहीं कर सकता है, शुगर पर टेस्ट करने का काम हम आप करते हैं। क्लियर? तो जब आप कहते हैं कि शुगर टेस्ट स्वीट, तो हिंदी यही बनती है कि
चीनी मीठी होती है ना। लेकिन हम ध्यान दें कि यदि इसका इंप्लाइड हम सेंस समझने की कोशिश करें, ये इंप्लाइड सेंस क्या लिए हुए है? इंप्लाइड सेंस लिए हुए है कि सुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। लेकिन पता कैसे लगता है? व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको चखा जाता है। और चखता कौन है? हम आप चखते हैं। हम नोटिस करें तो इज टेस्टेड, ये क्या हो गया? B+V3 हो गया, है ना। अर्थात सुगर पर चखने का काम होता है, तब पता चलता है कि सुगर मीठा स्वाद लिए हुए है ना। लक्षण है इसका। इसमें ध्यान रखना है कि हम चाहें तो इस इट को ड्रॉप कर दे सकते हैं और सीधे सेंटेंस हम बना सकते हैं कि सुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, है ना। इट इज, सॉरी, ये दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। जब इस सब्जेक्ट हटेगा तो वर्ब जाएगा। तो सेंटेंस हमको फ्रेज क्या दिखाई पड़ सकता है कि सुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, और व्हेन टेस्टेड का मतलब ही हो गया कि व्हेन इट इज टेस्टेड। क्लियर? तो इस वाक्य को हम लोग कहते हैं कि यह मिड वॉइस का वाक्य है। और एसएससी के डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्जामिनेशंस जब हुआ करते थे, उसमें इस तरह का प्रॉब्लम डू एज डायरेक्टेड में देता भी था, है ना। जैसे दे दिया सुगर टेस्ट स्वीट, इस तरह से मान लीजिए कि दे दिया द रोज स्मेल्स स्वीट, और इस सबको कहा जाता है कि आप पैसिव बनाइए, है ना। तो वही गलती आप स्टूडेंट क्या करता है कि स्वीट को सब्जेक्ट बना देता है और स्मेल्स को इज स्मेल्ट कर देना है ना, या इज टेस्टेड कर देना है, और ऐसे करके स्टूडेंट पैसिव बना देता है। ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं से जानकारी के अभाव के कारण होता है, जिसको केवल पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, है ना, B+V3 लगा दीजिए, और स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि स्वीट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है, बल्कि ये रोज का या शुगर का विशेषता बताने का काम करता है। अर्थात स्वीट एडजेक्टिव, वो वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। क्लियर? क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। सब्जेक्ट का काम करने के लिए कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट शब्द होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने तीनों टर्म्स को समझा और अंतर भी हमने लगभग समझ लिया, क्योंकि हमने कहा कि पैसिव की एकमात्र पहचान हमने कहा कि क्या होता है? B+V3 होता है। और एक्टिव में हमने कहा कि ऑल अदर वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं, ये हमने कहा कि ये एक्टिव वर्ब्स होते हैं, ये एक्टिव वर्ब्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग नामकरण कर देते हैं कि B+V3 है, इसको हम लोग पैसिव वर्ब भी कह देते हैं, और कोई B+V3 के अलावे वर्ब फॉर्म्स हैं तो उसको हम लोग एक्टिव वर्ब फॉर्म्स भी कह देते हैं। और इस तरह से एक्टिव वर्ब फॉर्म्स या पैसिव वर्ब फॉर्म्स का जैसे ही हम इस्तेमाल कर देते हैं तो हमको पता लग जाता है कि वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। ठीक है। तो पैसिव के लिए दो शर्तें आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो ये हो गया कि किसी भी पैसिव वॉइस के वाक्य में B+V3 का होना आवश्यक है। बिना B+V3 का पैसिव नहीं बनता है। B+V3 अकेला वर्ब फॉर्म है जो पैसिव वॉइस बनाता है। इसलिए पैसिव का एक सिचुएशन बना हमारा, हर हाल में B+V3 होना चाहिए। और दूसरा सिचुएशन ध्यान रखिएगा, इसका क्या बनता है कि चूंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, इसका मतलब हुआ कि वर्ब हर हाल में हमको मिलना चाहिए ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इसको यदि हम आपको रिराइट नॉर्मल कंडीशन में कर दें, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म जनरली हम लोग चर्चा में इस तरह से लिख देते हैं कि भी, टीआर, भी, आई, है ना, ये सब आमतौर पर प्रचलन में यही सब तरह की चीज है। लेकिन थोड़ा हम आपको विस्तार से यहां बता दें तो जिसको हमने कहा कि वर्ब हर हाल में होना चाहिए ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। अब इसको समझिए, सकर्मक क्रिया से हमारा क्या तात्पर्य हुआ? स इसका अर्थ होता है के साथ, ध्यान रखना है। तो जब हम कहते हैं सकर्मक, इसका अर्थ क्या निकल गया कि कर्म के साथ वाली क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जिसको हर हाल में कर्म चाहिए, है ना। तो इसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना आवश्यक होता है। यदि कोई वर्ब ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है तो स्वाभाविक है कि उसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, तो स्वाभाविक है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेने वाला है वही अपना पैसिव वॉइस बना सकता है। और यदि वर्ब इंट्रांजिटिव है, सीधी बात है, यदि वर्ब इंट्रांजिटिव है तो इसका नो पैसिव, है ना। और यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तब इसमें एक्टिव या पैसिव दोनों पॉसिबल है, जबकि
इंट्रांजिटिव वर्ब का केवल एक्टिव पॉसिबल है, इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। जैसे एक इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण लें तो उसको नोटिस कीजिए। यदि हम कहें कि शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, तो आप नोटिस कीजिए कि इस वाक्य में रनिंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई यहां ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट हो भी नहीं सकता है। चूंकि शी दौड़ रही है, यह कोई कार्य कर रही है, अब इसका अच्छा या बुरा जो भी असर है इसी को चल रहा है, इसके दौड़ने का किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि शी यहां क्या है, डूअर है, और जो रनिंग वर्ब हमने इस्तेमाल कर दिया है इसके साथ, ये क्या है, वर्ब इंट्रांजिटिव है। अब क्लियर है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वर्ब इंट्रांजिटिव है, अन्यथा इसी को यदि बनाकर दे देता है कि शी इज रन, है ना, तो इसका मतलब ये क्या कर दिया, बी प्लस बी3 कर दिया, और बी प्लस बी3 का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट हमारा रिसीवर होना चाहिए। तो सीधी बात है कि रन का रिसीवर सी नहीं हो सकती है, शी हर हाल में डूअर है ना। तो जब डूअर है तो हमको इज रन नहीं कहना पड़ेगा, हर हाल में कहना पड़ेगा इज रन, ठीक है। तो आज की क्लास में मात्र हमने ये समझने की कोशिश की कि वॉइस क्या है, वॉइस का मतलब क्या है, ठीक है। अगले क्लास में हम आपको चर्चा करेंगे कि एक्टिव से पैसिव के लिए रूल्स क्या हैं, और फिर टेंसेज की हम बात करेंगे। टेंसेज के साथ वॉइस की क्या स्थिति बनती है, इंफिनिटिव्स के साथ क्या बनती है, मॉडल्स के साथ क्या बनती है, उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या स्थिति बनती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या स्थिति बनती है, आदि आदि एक एक करके हम एनालाइज करके और डिस्कस करके आपको बताएंगे। केवल इसको एक बार दो बार बढ़िया से आप देख लें तो निश्चित रूप से अब आपको यह समझ में आएगा कि कहां b प्लस b3, कहां b प्लस b4 है ना, या कोई और वर्ब फॉर, और एक तरफ b प्लस b3, ठीक है। तो आज हम यही सोच छोड़ेंगे और अगले लेक्चर के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। और यह चीज यदि आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दें, ताकि कुछ हो सकता है कि जो बाजार में आप सीख रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि आप गलत सीख रहे हैं, टिप्पणी करना उचित नहीं है, या सही तरीके से नहीं सीख रहे हैं, इस पर भी हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोग क्या करें इसका मतलब नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ विशेष जानकारी आपको इस क्लास में मिल रही है, तो अपने मित्रों को भी निश्चित रूप से शेयर करें, ठीक है, और अगली क्लास की प्रतीक्षा करें, ठीक है। बहुत बहुत थैंक्स।